नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख चुके हैं, डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आज मैं जो आपका सामाजिक अध्ययन विषय है, आज मैं आप लोगों से इस विषय के सिलेबस और किस अंदाज में हमारी टीम आपको पढ़ाने चल रही है, उस पर बृहद रूप से आप लोगों को विस्तृत चर्चा करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि उनके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का अनुभव हो चुका है। लेकिन बच्चे, अब आप लोगों के सामने सीटेट, सुपरटेट, जो अदर टीचर वैकेंसी आने वाली है, अब आपके सामने वो भी चुनौतियां हैं। तो बच्चे, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। सफलता के मैं 5 सूत्र हर बार हर बच्चे को बताता हूं, और ये सूत्र जिसने फॉलो किया वो सफलता का एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित कर लिया। तो सफलता के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, आप सभी ये ध्यान रखना। बच्चे, फर्स्ट होता है सिलेबस। आपको कोई भी कार्य करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि जिन विषय को आप पढ़ रहे हो वो विषय सागर है, लेकिन हम सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमें एरिया पता रहता है कि हाँ, मुझे इस एरिया से इस एरिया तक की पढ़ाई करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बताता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस हिसाब से है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है, ये चीज। फिर उसके बाद आपको रिवीजन, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी बच्चा कर नहीं पाता है, और जो नहीं कर पाता है वो असफल हो जाता है। रोटी क्यों चली? क्योंकि पलटा नहीं गया। ज्ञान आपसे गायब क्यों हुआ? क्योंकि फेरा नहीं गया। लगभग 80% स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो यहीं पर गलती करते हैं और उनका नाम रिजल्ट से बाहर हो जाता है। और बच्चे, प्रैक्टिस अनाभ्यासेन विषम शास्त्रम, आप सुने ही हैं, बिना अभ्यास के ज्ञान नहीं मिलता है, तो अभ्यास करिए। और बच्चे, बिल्ड ए गुड पर्सनालिटी, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप इसको कर लिए, ये 5 चीज, तो बच्चे आप बहुत बड़ी सफलता की एक अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो ये 5 चीज पकड़ के चलना है। अब आइए, आपको मैं सिलेबस से अवगत कराता हूं कि क्या सिलेबस है। लेकिन इससे पहले, थर्ड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट हैं, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि 50 नंबर का है, समावेशी शिक्षा, जो कि 50 नंबर का है, विज्ञान 25 नंबर का है, गणित 25 नंबर का है, सामाजिक अध्ययन विषय 50 नंबर का है, और हिंदी जो है वह 25 नंबर का, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को चुनना है वो 25 नंबर का, कंप्यूटर 25 नंबर का। सभी में आपको 50% अंक पाना बेहद जरूरी है, वरना आपका बैक लग जाएगा। तो सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, बैलेंस पढ़ाई करना है। किसी एक को कम वेटेज, किसी एक को ज्यादा, ये नहीं करना है, सभी को बराबर काम करना है। तो बच्चे, उत्तीर्णांक के लिए 50% अंक होना चाहिए, और ये बेहद जरूरी है। अब बच्चे आते हैं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस पर और चर्चा करते हैं। बच्चे, अब आप देखिए, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं व उसके स्वदेश की पुनः वापसी, शेरशाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन। बच्चे, मुगल साम्राज्य का जो प्रारंभ था वो 1526 ईसा पूर्व से होता है, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और फिर उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और बच्चे, ये सिलसिला
लगभग 1526 से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब मर जाता है। ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल साम्राज्य डगमगा जाता है, बड़ी खराब स्थिति बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब का जो लड़का है, उसमें से इसके 2-3 लड़के थे, उनमें से एक लड़का है बहादुर शाह प्रथम, जिसको जफर हम कहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम, वो बच्चे जफर नहीं कहते, मुअज्जम कहते हैं, सॉरी, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम जो है वह मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, मुगल बादशाह बनता है। अब बच्चे वह मुगल बादशाह बनता है, उसके भी समय चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम अच्छे से चलाने लगा। औरंगजेब तक तो सब ठीक था, लेकिन वो चला नहीं पाया। और फिर उसके बाद बच्चे एक मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला मुगल बादशाह बनता है। और जो मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला था, वह बच्चे उसके समय कई स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, जैसे आपके मराठा का उदय हुआ, बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शिद कुली खां, वो उसका उदय होता है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के स्वायत्त राज्यों का उदय होता है। और बच्चे यहीं से मुगल साम्राज्य और कमजोर होने लगता है। फिर उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इसको हम लोग जफर कहते हैं। ठीक है, और जो औरंगजेब का लड़का जो मुगल बादशाह बना था, उसको हम बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम कहते हैं, मुअज्जम उसका नाम था। ठीक है, तो जो 1707 में मुगल बादशाह बना था औरंगजेब के मरने के बाद। क्लियर, सभी को यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। तो बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे महाभारत में मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं व उसके स्वदेश की पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन। अब इसी में आपको मैं मुगलों की प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, आर्थिक क्षेत्र, इन सब में क्या उनकी गतिविधियां थी, उन सब पे चर्चा करेंगे। आपके मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला जब मुगल बादशाह बना था, उसके समय कई स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मराठा शक्ति का अभ्युदय, शिवाजी, 18वीं शताब्दी में जो भारत की स्थिति थी वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, ये सब की पूरी स्टोरी बताया जाएगा। जैसे आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है, और यहीं पर केप ऑफ गुड होप है, एक स्थान नाम है केप ऑफ गुड होप। और इसकी खोज जो थी वो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। तो जो पुर्तगाली थे वो वास्को डिगामा गया था खोज करने किसी और का, वो पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप, और एक भारतीयों की मदद से, किसी एक भारतीय की मदद से वह इंडिया पहुंचता है। ठीक है, वो भारत पहुंचता है। और वास्को डिगामा केरल के कालीकट, जमोरिन वहां का शासक था, वह उसका जोरदार स्वागत करता है। और काफी वह जो वास्को डिगामा है भारत से खूब धन संप्रदाय लूटपाट मचाता है। पढ़ाएंगे जब टॉपिक में आएंगे। फिर उसके बाद पुर्तगाली, फिर उसके बाद आपके ये सारे जो कंपनियां थी ये सब भी आए, तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब पढ़ाएंगे। भारत के सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, प्रथम, द्वितीय व तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना में जो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, इन सभी गवर्नर जनरल के विषय में भी आपको मैं परिचय कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका ये पोर्शन जो है ये दिव्या मैम पढ़ाएंगी, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसमें मैम आपको जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, शीत कटिबंध प्रदेश, उष्ण कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे, ये सब में मैम डिटेल में बताएंगी। भूखंडों का विभाजन में जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो आपके महाद्वीप हैं इनके विषय में डिटेल में बताएंगी। ठीक है,
विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के साधन, खनिज संपदा, मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण। हमारा भारत प्राकृतिक एवं राजनीतिक इकाइयां, हमारी प्राकृतिक संपदा और उसके सदुपयोग, हमारे खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के विषय में दिव्या मैम आपको डिटेल में पढ़ाएंगी। बाकी जो हिस्ट्री का पोर्शन है मैं ही पढ़ाऊंगा। और बच्चे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है, ये जो शक्ति का पृथक्करण। बच्चे एक आपका होता है शक्ति पृथक्करण, एक होता है शक्तियों का बंटवारा। तो जो शक्ति पृथक्करण, ये कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। तो जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इन सब के विषय में जो सरकार के अंग हैं, शक्तियों का पृथक्करण, इन सब में आपको डिटेल में बताया जाएगा। बाकी अनुसूची 7 जब आप पढ़ेंगे, अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय में कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची के विषय में कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो इनमें जो शक्ति बांटी गई है, ये शक्ति का बंटवारा है, बाकी ये शक्ति का पृथक्करण है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। बच्चे संसद, आर्टिकल 79 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 79 में संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चे यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति न ही लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न हिस्सा होता है। तो ये बात आप नोट रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में संसद में लोकसभा सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व उनके कार्य, सारा सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लोकसभा बच्चे निम्न सदन होता है, इसको निम्न सदन कहते हैं, और लोकसभा भंग होता है। इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में जान लीजिए, ये उच्च सदन होता है। बच्चे राज्यसभा उच्च सदन होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है, और 6 वर्ष तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य आपको बड़ी डिटेल में बताया जाएगा। राष्ट्रपति बच्चे आर्टिकल जब 52 पढ़ेंगे, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह देश का राष्ट्रपति बनेगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें मैं आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो इनके चुनाव का सिस्टम है, डिटेल में बताएंगे। कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बच्चे कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्लस राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राज्य विधान परिषद के न ही निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, न ही मनोनीत सदस्य, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश। तो राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, महाभियोग, उनकी शक्तियां, मंत्रिमंडल, ये सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। जैसे आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति पावरफुल है। आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो कि स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रि परिषद के परामर्श के अनुसार करेगा। यहीं पर राष्ट्रपति शक्तिहीन हो जाता है। तो बच्चे ये आपको डिटेल में बताएंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया, जैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। तो बच्चे
साधारण बहुमत से भी हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिससे यह पता चलता है कि भारत का संविधान एक लचीला संविधान है। लेकिन बच्चे आर्टिकल 368 में दो प्रकार के संशोधन की बात कही गई है, एक विशेष बहुमत से और एक बच्चे विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो बच्चे वह भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आर्टिकल 368 से किन किन जगह संशोधन होता है। और जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह दर्शाता है कि हमारा संविधान कठोर है। कार्यपालिका के अंतर्गत बच्चों आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब कुछ आते हैं। तो हम आपको कार्यपालिका के अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, चुनाव कार्य, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, ये डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बताया जाएगा। फिर उसके बाद जुडिशरी में आ जाएंगे। हमारे यहाँ जो है बच्चे त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई भी दीवानी और फौजदारी मामला होता है, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और जब हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका अपील करने का अंतिम न्यायालय होता है, इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अपील करने का अंतिम न्यायालय। प्लस बच्चे यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बात जानते रहें। तो फिर उसके बाद आपको मैं जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, लोक अदालत, जनहितवाद, ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमी के टॉपिक में आएंगे, जिसमें मैं भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट, कर व उसके प्रकार, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, केंद्र सरकार की आय व्यय के स्रोत, राज्य सरकार के आय व्यय के मध्य, सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से जो बजट 2013-14 में रखे गए बिंदु थे, उस पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद आजादी के बाद हमारे यहाँ योजना आयोग स्थापित की, जिसका मकसद था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बेहतर ढंग से चलाना। तो बच्चे जितनी आपके पूरे 12 पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं, अब जो योजना आयोग था उसको समाप्त करके नीति आयोग प्रारंभ कर दी, नीति आयोग स्टार्ट हो गया 2015 में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही आपका ये पंचवर्षीय योजना चला। तो पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य बिंदु वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से जो उसमें बिंदु है बताएंगे। भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, बैंक व उनके प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ई बैंकिंग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका थर्ड सेमेस्टर में जो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस था। मैंने आपको इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का और इकोनॉमी का ये सिलेबस आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपको अच्छे से इन सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक एक चीजें ऐसा मैं बता दूंगा कि आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं बचेगी ही नहीं। बस बच्चे ध्यान से आप पूरे टॉपिक को हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़कर पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप तुरंत का तुरंत हमें मैसेज करिएगा। हमारा जो कॉल नंबर है वो 8004394194 है। तो आप कॉल करेंगे, आपको समस्या का समाधान मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लिंक को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।